Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET Home Science tutor. So today in this session we will discuss about food contamination. हमने पहले भी food contamination के बारे में discuss किया है. And in this session we are going to discuss about some anti-nutritional factors which are present in the food. तो जब भी हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो बायो जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो वाले फैक्टर्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं. ताकि क्या होता है जब उसकी किसी भी बायो अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट की कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फर्दर आपकी प्रोसेस नहीं चलेंगी, जितनी भी आपकी केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो सारी इनहिबिट हो जाएगी. तो दीज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स. तो जब भी हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करते हैं उसमें दे कंपाउंड और सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट न्यूट्रिएंट इनटेक, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. तो जब भी हम बात कर रहे हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी को कम कर रहे हैं. अब जब न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस पे इफेक्ट आएगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे इफेक्ट आएगा और जो भी यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, बाय प्रोडक्ट्स का, उन पे क्या आएगा, इफेक्ट आएगा. तो जब भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं दैट फैक्टर्स रिड्यूस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन, तो अगर वहां पर न्यूट्रिएंट होगा प्रोटीन तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होता है प्रोटीन के लिए, दैट इज फाइटेट. तो ये फाइटेट क्या करेगा, इस प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करेगा ताकि जितने भी आपके प्रोटीन फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हो जाए, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाए, उनका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाए, जो भी न्यूट्रिएंट इनटेक है वो क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए. तो ये सारे होते हैं आपके पास एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो बेसिकली एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जब भी प्रेजेंट होते तो वो क्या क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं. कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन के केस में फाइटेट प्रेजेंट रहता है, तो अगर यहाँ पर प्रोटीन ही इनहिबिट हो गया तो उस केस में कौन सी डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी. सेकंड, इट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे मैंने आपको बताया जो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें जो फंक्शनिंग और यूटिलाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं. तो दीज आर द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. तो टाइप 1 में क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं. प्रोटीन आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स. तो जितने भी अमीनो एसिड्स के एब्जॉर्प्शन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, वो सब इनहिबिट करेगा कौन, टाइप 1 एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर. इन टाइप 2 एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में ऐसे सब्सटेंस जो कि सिर्फ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं दैट कम अंडर द टाइप बी. तो टाइप 1 जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है, अमीनो एसिड्स, उसकी यूटिलाइजेशन को, उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करेगा. वेयर एज इन द केस ऑफ टाइप बी इट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स और इट डिक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स. इन टाइप सी जो होता है वो क्या करता है, जैसे विटामिन या फिर जितने भी विटामिन प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स, उनको इनहिबिट करता है सो दैट उनकी यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ना हो. तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर. तो टाइप ए में क्या है, किसकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, प्रोटीन्स की. टाइप बी किसकी बायो अवेलेबिलिटी कम करता है, मिनरल्स की. और टाइप सी क्या करता है, वाइटामिन की बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करता है या फिर इंक्रीज कर देता है. तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो फर्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इज प्रोटीएज इनहिबिटर. तो जब भी हम प्रोटीएज इनहिबिटर की बात करते हैं ये क्या करता है, जनरली प्रोटीन को इनहिबिट
करता है। तो जैसे ये वाला जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, ये क्या करेगा, बेसिकली प्रोटीन्स की यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और जितनी भी प्रोसेस हो रही है प्रोटीन्स की, वो सबको इनहिबिट करता है। तो जो प्रोटीज इनहिबिटर्स है, दे आर द प्रोटीन्स विच इनहिबिट द प्रोटीन एंजाइम बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम, जब आपने यहाँ पर एंजाइम में लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी पढ़ी होगी, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है एंजाइम्स की, वहां पर आके कोई भी इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, फर्दर उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो जितने भी प्रोटीन इनहिबिटर है वो सब क्या करेंगे, प्रोटीन्स की बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। तो अब जो प्रोटीज इनहिबिटर हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हमें कौन से सोर्स से मिलते हैं, जो प्रोटीज इनहिबिटर होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अब जो ये इनहिबिटर है वो क्या करते हैं, ट्रिप्सिन, देयर आर टू टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो ये क्या करता है, जो इनहिबिटर है वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इसके साथ, प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा और उसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। जो ट्रिप्सिन है वो बाइंड, ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है, इसमें क्या है, फर्स्ट इज ट्रिप्सिन एंड सेकंड इज काइमोट्रिप्सिन। तो जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होगा वो कहाँ पर होता है, आपके जनरली लेग्यूम्स और एग वाइट में आपको जनरली ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स देखने को मिलते हैं। अब जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है वो ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऑटोक्लेविंग प्रोसेस इज अ प्रिजर्वेशन टेक्निक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिजर्वेशन टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फूड को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं एट 15 टू फॉर 15 टू 30 मिनट्स, ताकि जितने भी आपके ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हैं वो सारे इनएक्टिव हो जाए और फर्दर उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी यूटिलाइजेशन को न्यूट्रिएंट्स के इनहिबिट ना करे। तो जितने भी हमारे पास ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हैं, ये क्या करेंगे, इनहिबिटर्स मेनली किस पे एक्ट करते हैं, प्रोटीन्स पे। अब जो ये वाला है ऑटोक्लेविंग प्रोसेस, ऑटोक्लेविंग प्रोसेस में यहाँ पे ऑटोक्लेवर्स होते हैं जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, अपने फूड को उसमें रखते हैं फॉर 15 टू 30 मिनट्स। अब जब हम उस फूड को रखते हैं तो वो क्या करता है, फर्दर जितने भी आपके इनहिबिटर्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है, ताकि उसमें फर्दर रिएक्शन ना हो और वो न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस ना करे। सो सेकंड इनहिबिटर इज जो प्रोटीज इनहिबिटर है वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन के साथ बाइंड करके प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। जनरली ट्रिप्सिन इनहिबिटर दाल में प्रेजेंट रहता है, एग्स में प्रेजेंट रहता है और नॉर्मली कुकिंग टेम्परेचर से क्या होता है, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि कभी भी रॉ फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको प्रोसेस्ड फूड ही कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर से क्या होता है ना, वहाँ पे जब भी हम किसी फूड को कुक करते हैं तो वहाँ पर जितने भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंजाइम्स है, वो क्या करता है, इनएक्टिव हो जाते हैं एट द वेरी हाई टेम्परेचर। तो इस केस में क्या है, जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स है वो प्रोटीन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे मेनली ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, प्रोटीन की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, यूटिलाइजेशन है, उसको रिड्यूस कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। तो मेनली जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हैं वो कुकिंग प्रोसीजर से या फिर कुकिंग नॉर्मल टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, मेनली ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स जो है सबसे ज़्यादा आपको रो सोयाबीन में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सोयाबीन को हमेशा सोक करके ही, बहुत सोक करके फिर उसका सारा पानी निकाल के जो फोम आते हैं, जो फोम आता है वाइट कलर का सोयाबीन में, दैट इज ड्यू टू द सैपोनिन्स। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो सैपोनिन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है उसकी वजह से क्या होता है, जो सोयाबीन होता है उसका कैसा कलर, उसमें कैसे फॉर्म आते हैं, वाइट, और वो दैट इज बिटर इन टेस्ट। तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं वो जनरली हमें रो सोयाबीन में देखने को मिलते हैं। मेनली वो किसको इफेक्ट करते हैं, ग्रोथ को कम कर देते हैं और पैंक्रियाज में स्वेलिंग कॉज कर देते हैं। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स अगर हमारी बॉडी में ये चले जाते हैं तो। नेक्स्ट इज अमाइलेज इनहिबिटर। अमाइलेज हमें नाम से ही पता चल रहा है ये किसको इनहिबिट करेंगे, स्टार्च को। तो ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि स्टार्च की डाइजेशन, यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट
करते हैं और शुगर लेवल को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्च जनरली किससे रिलेटेड होता है, स्टार्च के बाद वो शुगर में ही कन्वर्ट होता है। तो मेनली ये स्टार्च और शुगर की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं कौन, अमाइलेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इज फाइटेट्स। फाइटेट्स क्या करेंगे, इट डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। मेनली फाइटेट्स क्या करते हैं, ये मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम। तो ये सारे क्या है, फाइटेट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, आयरन और कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाते हैं, और जब वो आयरन कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएंगे तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी रिड्यूस, जिसकी वजह से फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। मेनली क्या होता है इसमें, जैसे आपके पास ये विटामिन डी जो लेवल कम होते हैं उसमें भी अगर आपके पास मेनली इसका जो चैनल होता है वो होता है आयरन का एंड कैल्शियम का, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फाइटेट जनरली आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स और ग्रेन्स में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम क्या करते हैं, जो भी हम जैसे हम कोई भी ग्रेन्स यूज करते हैं, हम सब्जी बना रहे हैं, राजमा हैं, छोले हैं, उनको क्या करते हैं, एक रात पहले सोक करके रखते हैं पानी में। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, वो सारे क्या हो जाए, उनकी वो सब निकल जाए, वो सारे इनएक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अगर आप रो कंज्यूम करोगे तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर जाके फर्दर प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को कभी कभार मिलते हैं। तो फाइटेट्स क्या होता है, फाइटेट्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जर्मिनेशन एंड ओवरनाइट सोकिंग ऑफ ग्रेन्स रिड्यूस द फाइटेट कंटेंट। तो जिसमें भी फाइटेट प्रेजेंट रहता है उस केस में हम क्या करेंगे, उनको अगर हम कोई भी राजमा बना रहे हैं, कोई भी सीरियल ग्रेन्स ले रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, सोक करके रखना है, ताकि उसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और फर्दर प्रोसेस हमारी बॉडी में हो जाए। नेक्स्ट इज हीमोग्लूटिनिन। हीमोग्लूटिनिन क्या करता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हीम मतलब ये किसके साथ बाइंड करता है, ब्लड में इफेक्ट करता है। तो जो हीमोग्लूटिनिन है ये क्या है, इसके पास स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती है, जो कि किसको बाइंड करता है, कार्बोहाइड्रेट को। जैसे फाइटेट मिनरल्स को बाइंड कर रहा था, यहाँ पर जो हीमोग्लूटिनिन है वो किसको बाइंड कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट को। फर्दर कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है, यूटिलाइजेशन है, उसको इनहिबिट करता है। तो दिस इज हीमोग्लूटिनिन। मेनली क्या करता है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। अगर हीमोग्लूटिनिन का जो फैक्टर है हमारी बॉडी में चला गया तो मेनली वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ये हीम के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब ब्लड के साथ बाइंड हो जाता है और उसको अनअवेलेबल बना देता है। सबसे ज्यादा जो हीमोग्लूटिनिन प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन कैस्टर सीड्स। कैस्टर सीड्स इसलिए हम ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रेजेंट है वो सारे इनएक्टिवेट हो जाए। तो नेक्स्ट जो है, हीमोग्लूटिनिन मेनली हीट लेबाइल होता है और कुकिंग प्रोसेस से ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अच्छा, जो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है ये जनरली कुकिंग प्रोसीजर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बट सम ऑफ द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि जिनको आप फर्दर प्रोसेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो नहीं होते। जैसे हमने ऑटोक्लेविंग के बारे में पढ़ा, तो ऑटोक्लेविंग में हमने ऑटोक्लेवर्स में उसको रखा, जिसकी वजह से उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे इनएक्टिवेट हो गए। मेनली कुकिंग प्रोसीजर से ये सारे जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और मेनली क्या है, ये एंटी मिनरल फैक्टर्स है। टॉक्सिक होता है अगर इसकी कंसंट्रेशन 4 to 5 ग्राम से ज़्यादा हो जाए। तो ऑक्सीलेट क्या करता है, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। मेनली ये फील्ड बीन्स, सोया में आपको देखने को मिलता है। ऑल्सो ये गट की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, मतलब जो भी आपका गट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट जनरली जो ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम का रेशियो होता है वो बताता है कि कितना ऑक्जेलेट प्रेजेंट है। तो ऑक्जेलेट मेनली क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा गट के। नेक्स्ट इज टेनिन्स। टेनिन्स आपने देखा होगा, जो लिग्यूम्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, टेरमिड इमली हो गई, फ्रूट्स के छिलकों में, ये सारे जितने भी पील्स वाले होते हैं उनके पील्स में क्या प्रेजेंट रहता है,
टेनिन प्रेजेंट रहता है। ये मेनली किसके साथ बाइंड करता है? आयरन के साथ। आपको इसमें ज़्यादा लर्न करने की नीड नहीं है, बस उसमें ये याद रखना है कि कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर किस न्यूट्रिएंट के साथ बाइंड कर रहा है। तो इस केस में जो टेनिन्स है वो किसके साथ बाइंड करते हैं? आयरन के साथ बाइंड करते हैं। फर्दर आयरन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं और आयरन का जो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉडी में उसकी बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो जो टैनिन्स है वो क्या करेंगे? अब इसमें दो फैक्टर्स हैं, ट्रिप्सिन एंड अल्फा अमाइलेज। ये जो ट्रिप्सिन और जो टैनिन्स है वो किसके साथ किसको इनहिबिट करता है? ट्रिप्सिन। और जो अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, अल्फा अमाइलेज इज अ एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम इसलिए हमें क्या रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा पील ऑफ करके खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पील वाला खाओगे तो उसमें क्या है, आपके पास जो टैनिन कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो भी आउटर कोट है उसको रिमूव करके कोई भी प्रोडक्ट खाना चाहिए। जैसे फ्रूट्स है तो आप फ्रूट्स को छील के ही खाते हो ना, वैसे बिना पील के थोड़ी ना कच्चा खाओगे वैसे। तो उसमें क्या है, पीलिंग ज़रूरी होती है सो दैट जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है टैनिन है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए उसकी अमाउंट और हमारी बॉडी में जाके हार्म ना करे। जो वाइट कोट होता है बीन्स का उसमें बहुत कम टैनिन्स होता है, लेकिन जो ब्लैक ग्राम है, सोयाबीन है, रेड किडनी बीन्स है, ब्लैक ग्राम है, इसमें सबसे ज़्यादा टैनिन कंटेंट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ओवरनाइट सोकिंग करते हैं सो दैट उसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट इज सेपोनिन। मैं आपको बता चुकी हूँ मेनली सेपोनिन जनरली किस में सबसे ज़्यादा रहता है? सोयाबीन में, जो कि क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, फोम प्रोड्यूस करता है और मेनली क्या करता है, आरबीसीज का ब्रेक डाउन करता है। तो जब आरबीसीज का ब्रेक डाउन कर रहा है तो किसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा? ग्लूकोज, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। तो जो सेपोनिन है वो क्या करता है, ग्लूकोज, प्रोटीन और वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। मेनली जो सेपोनिन है किस में मिलता है? ग्राउंडनट, सोयाबीन, चिकपीस, किडनी बीन्स, इसमें सेपोनिन देखने को मिलता है। सेपोनिन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्प्राउटिंग और रोस्टिंग से। भाई अगर मान लो इसमें चिकपी में है, किडनी बीन्स है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, तो हम क्या कर दें, इनमें जनरली स्प्राउटिंग मेथड यूज करते हैं ताकि जो इसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है वो क्या हो, रिड्यूस हो जाए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाए। तो नेक्स्ट इज गोइट्रोजेंस। ये जो गोइट्रोजेंस है ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन जो होता है, जिसकी आयोडीन, जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो क्या वो किसकी वजह से होते हैं? आयोडीन की वजह से, थायराइड ग्लैंड में। तो ये क्या करता है, जनरली आयोडीन के साथ बाइंड करता है गोइट्रोजेंस और आयोडीन की फर्दर जितनी भी प्रोसेस है उनको स्टॉप कर देता है। तो मेनली हमारे पास तीन तरह के गोइट्रोजेंस होते हैं, गोइट्रिन्स, थायोसाइनेट्स एंड फ्लेविनॉइड्स। तो जो गोइट्रिन्स और थायोसाइनेट है वो कब प्रोड्यूस होते हैं? जब प्लांट डैमेज हो जाता है। फ्लेविनॉइड्स ये पिगमेंट्स है जो नेचुरली प्रेजेंट रहता है। अब जो इनके सोर्सेज है गोइट्रोजेंस के वो हो गए कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, स्पिनच, लीमा बीन्स, लेंटिल्स, ये सब क्या है, गोइट्रोजन के सोर्सेज हैं। इसमें गोइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। ब्लांचिंग और कुकिंग से क्या है, जो गोइट्रोजेंस है उनकी अमाउंट कम हो जाती है, फर्दर उनकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो जो गोइट्रोजेंस है ये जो गोइट्रोजेंस है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें अच्छे से हमें क्या करनी चाहिए, कुकिंग और ब्लांचिंग। ब्लांचिंग कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें हम फूड को जो कुक करते हैं हाई टेम्परेचर पे करते हैं, उसके बाद हम कोल्ड वाटर में उसको रख देते हैं ताकि उसमें जितने भी एंजाइम्स है वो डीएक्टिवेट हो जाए और उसका कलर क्या हो जाए। वेजिटेबल्स में करते हैं जनरली ब्लांचिंग, उसमें उसके कलर को एनहांस करने के लिए, और जितने भी उसमें हार्मफुल एंजाइम है वो सारे क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट। तो दीज आर द गोइट्रोजेंस, गोइट्रिन्स, थायोसाइनेट्स एंड फ्लेविनॉइड्स। अब जो ये अब हाँ, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव एडेड। ये सारे थे आपके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे अलग अलग, जिसमें क्या हुआ था, किसी में प्रोटीन की अमाउंट कम हो रही थी, किसी में मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी कम हो रही थी, तो कोई ब्लड के साथ बाइंड कर रहा था, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को फर्दर रिड्यूस कर रहा था। इसमें क्या है, कुछ थायराइड हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर कर रहे थे। तो ये था आपके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, ये सारे आपके PYQs हैं जो मैंने इसमें ऐड करे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये मिक्स क्वेश्चंस है सभी यूनिट के, मेनली टेक्सटाइल एंड फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के आपके यहाँ PYQs हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय, अभी बताया था जो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होता है वो किससे जनरली इफेक्ट होता है, जो कैल्शियम है वो मेनली ऑक्जेलेट एंड फाइटेट दोनों से ही इफेक्ट होता है। जो ऑक्जेलेट और फाइटेट्स जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो क्या करते हैं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फेविज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, फेविज्म क्यों होता है, कौन से बीन्स खाने से होता है, फेवा बीन खाने से क्या होता है, फेविज्म होता है। और ये फेविज्म क्या करता है, ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयज, ये क्या करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, जितने भी रेड ब्लड सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनके साथ बाइंड अप कर जाता है और उसको डैमेज करता है, फर्दर उसमें कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट नोन एनहांसर ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी आर, कौन से सबसे अच्छे आयरन एब्जॉर्प्शन है, इसमें आएगा स्कॉर्बिक एसिड सबसे अच्छा आयरन को एब्जॉर्ब करता है, फोलिक एसिड तो नहीं करता, लैक्टोफेरिन करता है, और पॉलीफिनोल्स तो वैसे ही आपके पास कंपाउंड्स होते हैं तो इससे आयरन एब्जॉर्प्शन का कोई भी लिंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर। फोलिक एसिड जो है वो आपका वाइटामिन है तो इसलिए जो आयरन को एब्जॉर्ब करता है दैट इज ascorbic acid and lactoferrin. Next question is which of the following factors inhibit calcium absorption, calcium absorption को कौन inhibit करता है, oxalic acid, oxalic acid तो करता है, प्रोटीन का तो रोल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना है, और कैफीन भी क्या होता है आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है, क्योंकि कैफीन है तो उसके अमाउंट जो थी ज्यादा, उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर्स, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। फाइटिक एसिड मेनली मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, तो बचा क्या, लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन रिंकल्स इजिली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो कॉटन फैब्रिक होता है वो जल्दी उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, जल्दी वो क्रीज रेजिस्टेंट नहीं होता, तो वो किसकी वजह से नहीं होता, लो रेजिलेंसी, हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई मिनरल कंटेंट। तो जो रिंकल्स होते हैं कपड़े वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलेंसी, क्योंकि रेजिलेंसी ही प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी फैब्रिक को कितना स्ट्रेच कर पा रहे हो और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो कितनी देर में वापस आ रही है, तो दैट इज रेजिलेंसी। तो जब आप स्ट्रेच कर रहे हो वापस आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, काफी सारे क्रीज जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। तो जो कॉटन फैब्रिक है वो इजिली उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लो रेजिलेंसी ऑफ फाइबर, क्योंकि कॉटन में क्या होते हैं, रेजिलेंसी बहुत कम आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन नेम यूज्ड फॉर स्पेंडिक्स फाइबर, जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसमें आपके पास कौन कौन से फाइबर है, उसका कॉमन नेम क्या है स्पेंडिक्स फाइबर का, लाइक्रा, विस्कोस, रूबिया या फिर शिफॉन। तो इसमें जो स्पेंडिक फाइबर है दैट इज लाइक्रा, जिसमें स्पेंडिक फाइबर को आप क्या बोलते हो, लाइक्रा भी बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यार्न्स आर नोवेल्टी यार्न्स। तो नोवेल्टी यार्न्स कौन से हो गए जो कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं, द यार्न्स दैट आर यूज्ड फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस दैट यार्न्स आर कॉल्ड एज नोवेल्टी यार्न्स। तो इसमें जो मेनली नोवेल्टी यार्न है वो कौन सा होगा, रेटाइन होगा, स्लब होगा, बकल होगा। क्यों, केबल और जो कॉर्ड है वो आपके यहाँ पर प्लाई यार्न्स हैं। तो जो नोवेल्टी यार्न्स होंगे दैट आर रेटाइन, स्लब एंड बकल। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्ड है और केबल है दैट आर द प्लाई यार्न्स। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्डेड यार्न इज। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था स्पिनिंग प्रोसेस में दो प्रोसेस होती है, एक कार्डिंग, नेक्स्ट इज कॉम्बिंग। तो कार्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो भी आपके फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं, यार्न्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट आर ऑफ लो क्वालिटी, उनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है,
डल। वेयर एज इन द केस ऑफ कॉम्बिंग, क्योंकि यहाँ पे फर्दर हम फाइबर्स को स्ट्रेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। यहाँ पे कैसा अपीयरेंस होता है, डल होता है। तो जब भी हम कार्डिंग की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार्डिडियन, जो कार्डिडियन है विच इज कोर्स होता है, स्मूथ तो नहीं होता, क्योंकि स्मूथ कौन सा होता है, कॉम्बिंग वाला। लेस ड्यूरेबल होता है, ठीक है, जब वो कोर्स होगा नेचर में, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, डल होगा, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। मोर ड्यूरेबल नहीं होता, मोर ड्यूरेबल कौन सा होता है, कार्डिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर। जो यहाँ पर स्मूथ और मोर ड्यूरेबल है उसका भी क्वेश्चन आपके पास पहले आया है, उसमें क्या आ जाएगा, कोम्ड yarns। तो जो combed yarns है that are smooth and more durable, but carded yarn are coarse and less durable. So next question is assertion excess of iodine ingestion can be harmful। अगर हम excess iodine ले लेते हैं बॉडी में तो वो harmful होता है। ऑब्वियसली आप अगर ज्यादा आयोडीन लोगे बॉडी में तो वो हार्मफुल होगा। रीजन क्या है, एक्सेस आयोडीन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। हाँ, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से क्या निकलते हैं, थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जब ज्यादा आप आयोडीन खाओगे तो वो क्या करेगा, थायराइड हार्मोन्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। ये हमने अभी अभी पढ़ा है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लोथिंग इज बेस्ट सुटेड इन द फायर प्रोन एरियाज। जिसमें सबसे ज्यादा आग लगती है, ज्यादा एरियाज में जहां पर आग का खतरा रहता है, तो उसके लिए कौन सा रहता है क्लोथिंग बेस्ट, उसके लिए रहता है बेस्ट वूल, क्योंकि सिल्क, कॉटन और लिनन में क्या है, ये तो फायर कैचिंग क्लोथ्स है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, which properties are not governed by amorphous character। तो amorphous characters में, amorphous character क्या होता है, जिसमें जो molecules है वो कैसे present रहते हैं, not tightly packed, जो कि दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। तो एमोर्फस कैरेक्टर में क्या होगा, डाई अपटेक भी कर सकता है, यहाँ पे इजीली डाई एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि रीजन कैसा है, बहुत बड़ा है, मतलब स्पेस प्रेजेंट है, तो स्पेस क्या करेंगे, उसको अपटेक कर लेगा। एक्सटेंजेबिलिटी एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि टाइटली पैक्ड नहीं है। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर भी इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि स्पेसेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस प्रॉपर्टी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is a population consuming large amount of fruit and vegetables are at higher risk of developing cancer। तो ऐसे लोग जो कि ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या कैंसर के ज्यादा रिस्क है डेवलप होने के, नहीं, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो अच्छे होते हैं ना बॉडी के लिए, तो वो तो कैंसर कोजिंग हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन असर्शन स्टेटमेंट इज रोंग, ये तो पहले ही नजर आ गया। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्सेज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट और वेजिटेबल है वो अच्छे सोर्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। तो रीजन क्या है, करेक्ट। तो असर्शन इज रोंग बट रीजन इज करेक्ट। तो फ्रूट और वेजिटेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अच्छे सोर्सेज हैं। हम दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। जो बॉडी में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या लार्ज अमाउंट में चाहिए दैट आर मैक्रो, जो कम अमाउंट में चाहिए दैट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें जनरली आपके पास मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 15 क्वेश्चन इज नायलॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच स्पिनिंग प्रोसेस। नायलॉन को हम जनरली प्रिपेयर करते हैं मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा था स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में। पॉलीमर्स को यहाँ पे मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद स्पिनरेट से पास करते हैं, फिर जो यार्न प्रोड्यूस होता है उससे क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन को हम जनरली मेल्ट स्पिनिंग करते हैं। इसमें जो नायलॉन यूज करते हैं उसकी जो पॉलीमर यूनिट होती है दैट इज एमाइड। तो एमाइड जो पॉलीमर्स होगा उसको यूज करके हम नायलॉन की सिंथेसिस, नायलॉन को बनाते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ कार्डिंग इन द यार्न स्पिनिंग। तो कार्डिंग क्या नहीं करता, फाइबर को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है, फाइबर्स को ब्लेंड करता है, बट फाइबर को ट्विस्ट नहीं करता। क्योंकि ट्विस्टिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग तो एंड में होता है ना, जब आपके पास स्पिनिंग प्रोसेस होती है उस टाइम पे ट्विस्टिंग होती है यार्न्स की। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, question number 17. Assertion is shiny texture like satin make the person appear larger। जो shiny texture के clothes होते हैं जैसे satin हो गया
उसमें क्या होता है, उससे हम अगर वो कोई पहनता है तो उसमें उसकी बॉडी बड़ी दिखती है। हाँ, ये जो है ये सारे आपके एपरल डिजाइनिंग में आते हैं कि कौन कौन से, जब हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं वो किस कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, कौन सी रिफ्लेक्ट करता है, कौन अपीयर बड़ा दिखता है छोटा दिखता है, तो ये सारे क्या आते हैं आपके एपरल डिजाइनिंग में आते हैं। रीजन क्या है, शाइनी टेक्सचर एब्जॉर्ब लाइट, नहीं, रीजन क्या है, गलत है। हाँ, जो शाइनी टेक्सचर वाले क्लॉथ है उनसे पर्सन का जो साइज है वो बड़ा दिखता है, बट जो शाइनी टेक्सचर है वो एब्जॉर्ब नहीं करता लाइट को, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो assertion is correct but reason is wrong. So A is correct and R is wrong. Option number D would be the correct answer. So coming next question. Question number 18. क्वेश्चन नंबर 18, डेफिशिएंसी इन लाइसिन अकर्स इन, मेनली जो लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है वो होती है सीरियल्स में, जैसे आपके पास ग्रेन्स हो गए, बीन्स हो गए, इसमें क्या होता है, लाइसिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को होने में प्रिवेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स हम डालते हैं, जैसे BHA हो गया, BHT हो गया, ये सारे क्या है, मेनली एंटीऑक्सीडेंट जो कि जनरली फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए ऐड करे जाते हैं। तो किस कौन सा फंक्शन नहीं है एंटीऑक्सीडेंट का, कलर प्रिजर्वेशन करता है, प्रिवेंटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन, क्या प्रोटीन की डिग्रेडेशन होने से प्रिवेंट करता है, नहीं, तो ये वाला फंक्शन नहीं है। रेंसिडिटी को कम करता है, क्योंकि रेंसिडिटी क्या होता है, जब भी ऑफ फ्लेवर प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी को कम करता है, हाँ, और फ्लेवर को प्रिजर्व करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट answer. Next question is enzymatic browning in fruit and vegetable can be preventing by. enzymatic browning का मतलब क्या होता है, तो enzymatic browning वो browning होती है, जैसे मान लो हम एप्पल है, एप्पल को अगर हम कट करके नॉर्मल सरफेस पे रखते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो एप्पल का कलर है वो ब्राउन हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ PPO, जिसको हम बोलते हैं पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम है जो कि क्या करता है, ब्राउनिंग कोस करता है जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है। तो इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट्स में भी आपने एंजाइमेटिक ब्राउनिंग देखी होगी। तो ये जनरली जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है उसको हम किस प्रोसेस से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जनरली एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है उसको हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी हम ब्लांचिंग कर सकते हैं। ब्लांचिंग में क्या था, फूड को हीट करना है और फिर उसको कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड वाटर में रखना है, तो ये क्या है, ब्लांचिंग। तो एंजाइमेटिक ब्लांचिंग जो है वो इससे रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड पीएच को इंक्रीज करेंगे ब्राउनिंग में तो ब्राउनिंग कम होगी, नहीं, क्योंकि पीएच इंक्रीज करने से क्या होता है, फूड एसिडिक हो जाता है, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और किससे प्रिजर्व हो सकती है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करेंगे, इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेशन मटेरियल जो कि फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। वाटर में डिप करेंगे तो भी एंजाइमेटिक कम हो जाएंगे, दैट इज ब्लांचिंग। और उसके बाद क्या है, डिपिंग इन, या अगर हॉट वाटर रहेगा तो यहाँ पे ब्लांचिंग की तरह एक्ट करेगा, वाटर में रख दो आप, वहाँ पे क्या होएगा, जो इफेक्ट है उसका वो कम हो जाएगा ब्राउनिंग का। नेक्स्ट, लिविंग एक्सपोज टू एयर, अगर आप एयर में रख दोगे तो ज्यादा ही ब्राउनिंग होगी, क्योंकि ज्यादा वहां पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3। ये सारे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, दीज आर द PYQs, इसलिए अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अभी हमने इस सेशन में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और कुछ PYQs डिस्कस किए थे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।